अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। साथ वाले कमरे में इस कदर चीखो पुकार थी कि सुनने वाले अपने कानों पर हाथ रख लेते, लेकिन यहाँ के घर के लोगों ने कानों पर हाथ रखने के बजाय उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी। इनके सारे तानों की और कड़वी बातों की शिकार मैं ही होने वाली थी। मैं बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए इन सब लोगों के बुरे रवैयों से बचने के लिए अपने आप को छुपाती हुई कमरे में बैठी मुसलसल रो रही थी और अपने हाथों को अपने कानों पर रख कर इन आवाज़ों से बचने की कोशिश कर रही थी, जो घर के साथ वाले कमरे में, जो कि मेरी सास का था, वहाँ से आ रही थी। लेकिन फिर भी वो आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद फिर इनसे बची न रह सकी। वो आवाज़ें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थीं और ये कह रहा था कि मैं मनहूस हूँ, कोई ये कह रहा था कि मुझे इस घर से निकाल देना चाहिए, अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ, और कोई ये कह रहा था कि मैं चुड़ैल और डायन हूँ, मैं इस घर की खुशियों के कातिल हूँ। ना सिर्फ मैंने अपने शौहर की खुशियों को ख़त्म किया, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता इस घर की खुशियों को भी ख़त्म कर दूँगी। इससे पहले कि ये पूरा घर मेरी नहूसत की जद में आ जाए और लोग यहाँ पर रहने वाले बर्बाद हो जाएं, मुझे इससे पहले ही इस घर से निकाल देना बेहतर होगा। ये आवाज़ें किसी और की नहीं थी, ये ना कोई गैर थे, बल्कि ये मेरे अपने घर के लोग थे, जिनमें मेरी सास और मेरी बड़ी नंद और मेरी जेठानी शामिल थीं। सज्जाद से मेरी शादी को 4 साल गुजर गए थे और इन 4 सालों में मैंने इस घर में रहने वाले लोगों की बहुत खिदमत की थी और अपनी मोहब्बत से इन्हें अपना बनाने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन 4 साल बाद भी मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि वो लोग मेरे हो नहीं पाए थे। मैं इन्हें अपना करने में शायद नाकाम रही थी। सज्जाद से मेरी शादी पसंद की थी। मेरी सास तो पहले दिन से इस शादी के हक में नहीं थी और इन्होंने बहुत इतराज़ात किए थे। इन्हें सबसे बड़ा इतराज़ इस शादी पर यही था कि इसमें मैं काम से घर की लड़की थी। मेरे अब्बा का बहुत साल पहले इंतकाल हो गया था। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ एक सरकारी स्कूल में उस्तानी थी और इनकी तनख्वाह से हमारा घर चलता था। इन्होंने मुझे अच्छी तालीम दिलवानी थी, लेकिन मेरी सास को मेरी तालीम से ज़्यादा हमारे रहन सहन में दिलचस्पी थी और इस बात में दिलचस्पी थी कि मेरी माँ जहेज़ में मुझे क्या क्या देंगी। जब इन्हें ये पता चला कि मेरे अब्बा नहीं हैं और मेरी माँ एक स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उन्होंने फ़ौरन रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन सज्जाद ने भी ठान ली थी कि वो शादी करेगा तो मुझसे करेगा। मेरी सास ने अपने बेटे का अपनी बड़ी बेटी की नंद से रिश्ता तय किया था, लेकिन सज्जाद ने इनकार कर दिया क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता था। हम दोनों की मुलाकात एक मर्तबा हस्पताल में हुई थी, जब अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी और मैंने लेकर हस्पताल गई थी। वहीं पर सज्जाद से मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने वहाँ के कुछ कामों में मेरी मदद की थी। इसके बाद से हम एक दूसरे को जानने लगे। अम्मा की खैरियत पूछने सज्जाद कभी कभी घर का भी चक्कर लगा लेता था। अम्मा को तो सज्जाद पहले दिन से बहुत पसंद था। वो बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छी शख्सियत का मालिक था। मेरी अम्मा को वो नेक लड़का बहुत पसंद था। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी शादी सज्जाद से हो जाए, लेकिन वो इस वजह से खामोश थी क्योंकि सज्जाद ने अभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। लेकिन फिर जैसे इसने अपनी पसंदीदगी जाहिर की और अम्मा से ये बात की, तो अम्मा ने भी इसे इनकार ना किया और इसे ये कह दिया कि वो अपनी माँ को लेकर रिश्ते के लिए हमारे घर आ जाए। अम्मा को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। अम्मा की रजामंदी मिलते ही सज्जाद ने अपने घर वालों को राज़ी करना शुरू कर दिया और बहुत मुश्किलों से इन्होंने अपनी माँ को राज़ी करके हमारे घर रिश्ते के लिए भेजा। जब वो पहली मर्तबा हमारे घर आई थी, इस वक्त इनका रवैया देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो खुश नहीं हैं। लेकिन मेरी माँ ने जाने क्या सोचकर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अम्मा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी और वो अपनी ज़िंदगी में मेरी शादी करना चाहती थी और सज्जाद इन्हें अच्छा लगता था। वो जानती थी कि इनके बाद वो इनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा, इसकी हिफाजत करेगा, इसलिए अम्मा ने रिश्ता तय कर दिया और मैंने भी हाँ कर दी। रुखसत होकर इस घर में आ गई। सज्जाद की 2 बहनें थीं और वो 2 ही भाई थे। एक इसका बड़ा भाई था जो कि शादीशुदा था और एक इससे बड़ी इसकी बहन थी, वो भी शादीशुदा थी। इसकी नंद से पहले सज्जाद का रिश्ता तय हुआ था और एक बहन जो सबसे छोटी थी, इसकी अभी शादी नहीं हुई थी। जैसे मैं इस घर में गई थी तो बाकी सब लोगों का रवैया तो ठीक था,
लेकिन मेरी सास और मेरी बड़ी नंद का रवैया कुछ अजीब सा था। वो दोनों मुझे पहले दिन से नापसंद करती थी, मगर मैंने कभी भी इनसे किसी बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि सज्जाद मेरी बहुत फ़िक्र करता था और हर तरह से मेरा ख्याल रखने की कोशिश करता। इसकी मोहब्बत मेरे लिए काफ़ी थी, इसलिए मैं सब लोगों की कड़वी बातों को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। मेरी नंद का घर इस शहर में ही इसी मोहल्ले में 2-3 गलियां छोड़कर ही था, इसलिए वो आए दिन यहाँ पर आ जाती और मुझसे नई नई फरमाइशें करती। मैं सारा दिन इनके कहने के मुताबिक काम में लगी रहती। इनकी एक बेटी और एक बेटा था। इन सब के कपड़े वो घर ले आती और सारे कपड़े मुझे धोने पड़ते थे। मेरी जेठानी शुरू शुरू में तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी और हर काम में मेरी मदद करती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ने और मेरी बड़ी नंद ने इसे मेरे खिलाफ कर दिया। अब तो मेरी जेठानी भी घर के किसी काम में मेरी कोई मदद ना करती, बल्कि वो भी इन दोनों के साथ मिलकर हर वक्त मेरी बुराइयां करती और सारे घर की जिम्मेदारी इन लोगों ने मेरे ऊपर डाल दी और मैं खामोशी से सारे काम करती रहती थी। सजाद ने मुझसे ये कहा था कि इसके घर वाले बुरे नहीं हैं, बस थोड़े से नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह यही है कि इसने अपनी बहन की नंद से शादी नहीं की, इस वजह से इसकी बहन थोड़ी गुस्से में है। लेकिन अगर मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी और इनकी बात मानूंगी तो वो बहुत जल्द मुझसे खुश हो जाएंगी और सारा गुस्सा ख़त्म कर देंगी। अभी मेरे ऊपर था कि मैं किस तरह से इसके घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि इन लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकूं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं ऐसा करने में नाकाम हो रही थी, जबकि सज्जाद वो हर दिन मेरी हिम्मत बढ़ाते थे और यही कहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी शादी को 1 साल गुजरा था कि मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। सज्जाद ने इसमें मेरा साथ दिया और मैंने दोबारा से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से गुजारना शुरू कर दिया। घर में से किसी ने भी मुझसे हमदर्दी के 2 बोल नहीं बोले थे। मेरी छोटी नंद कॉलेज जाती थी और कॉलेज से वापस आकर सारा वक्त वो अपने कमरे में गुजार देती। इस लड़की ने भी कभी किसी काम में मेरी मदद नहीं की थी और ना ही मैंने कभी इससे कोई काम करने के लिए कहा था। कुछ वक्त और इस तरह गुजरा था और अब इस घर में मुझे एक नया ताना सुनने को मिलता, और वो यही था कि शादी को 1 साल गुजर गया था और अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। जैसे तैसे करके सज्जाद ने अपनी माँ को तसल्ली दी और यही कहा कि अभी सिर्फ 1 साल गुजरा है, इन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेहतर होगा। ज़िंदगी इस तरह से गुजरती गई और मैं इस घर की बहू से कब इस घर की नौकरानी बन गई, पता भी नहीं चला। सारे घर के कामकाज करने के बाद फिर सब लोगों के चेहरों पर अपने लिए नफ़रत देखने को मिलती थी, लेकिन मैं फिर भी खामोश रहती। इस तरह से 4 साल गुजर गए थे और हमारी कोई औलाद नहीं थी। इन 4 सालों में मेरी सास ने बहुत मर्तबा सज्जाद को दूसरी शादी के लिए मजबूर किया। ये कहा कि वो अपनी बहन की नंद से शादी कर ले। वो अभी भी सज्जाद के इंतज़ार में थी, क्योंकि वो सज्जाद से मोहब्बत करती थी और इसके कहने पर यह रिश्ता तय हुआ था, लेकिन सज्जाद को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इसने पहले भी इस रिश्ते से इनकार कर दिया था और अब भी इसका इनकार ही था। मेरी बड़ी नंद भी रोज़ाना ही घर मौजूद होती और सज्जाद को मनाने की भरपूर कोशिश करती। अब तो मुझे डर लगने लगा था कि कहीं सज्जाद इनकी बातों में आकर दूसरी शादी न कर लें। अगर इसने दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? मेरी तो माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी, मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन सज्जाद ने मुझे तसल्ली दी और ये कहा कि वो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी सूरत में भी दूसरी शादी नहीं करेगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और औलाद का होना या ना होना इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसे में वो मुझे कभी भी ऐसी सज़ा नहीं देगा। वो मेरे साथ है और इसकी यही बातें मुझे तसल्ली देती थी। कुछ वक्त इस तरह से और गुजरा और मेरी बड़ी जेठानी, जिसकी 2 बेटियां थीं और इसे बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, दिन रात वो बेटी के लिए दुआएं करती और मिन्नतें मांगती थी कि अब इसकी दुआ सुनी गई थी और वो उम्मीद से थी और सभी लोग इस बात पर बहुत खुश थे। जबकि मेरी सास अब मुझे ज़्यादा ताने देने लगी थी। मेरी जेठानी, वो तो पहले मेरे हक में नहीं थी, अब तो इसे मौका मिल गया था कि घर के किसी काम को वो हाथ न लगाती और सारा काम मैं करती। अपनी जेठानी की खिदमतें करती, घर वालों के सारे काम करती, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते। मेरी सास ने तो मुझसे साफ कह दिया था कि मैं कम से कम इन लोगों की नज़रों के सामने आया करूं और अपने कमरे तक महदूद रहा करूं। मुझे समझ नहीं आता था कि सारे घर का काम भी मुझे ही करना है और अपने कमरे तक भी रहना है।
ایسا کیسے ممکن تھا؟ مگر پھر بھی میں سارے گھر کا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور کسی سے بھی بات چیت نہ کرتی، بلکہ یوں کہا جائے کہ گھر میں سے کوئی بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میری ساس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی مجھ سے بات چیت کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ میری ساس کے مطابق میں ایک منحوس عورت تھی اور وہ اپنی جوان بیٹی پر میرا سایہ پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی کہ کہیں آگے مستقبل میں اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے۔ وہ یہی کہتی تھی کہ ان کے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ ایسی عورتیں جو بانجھ ہوتی ہیں ان کے تو سائے سے بھی دور رہنا چاہیے، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بڑی بہو کو مجھ سے دور رہنے کا کہتی اور میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی۔ جب 6 مہینے گزرے تو میری جیٹھانی نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ اس بار بیٹا ہے۔ اس کی تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ جیسے یہ خبر گھر والوں کو پتہ چلی تو گھر والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں اور گھر میں بہت بڑی دعوت رکھی گئی تھی۔ سب لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی، میں بھی اس بات پر بہت خوش تھی اور سجاد سے یہی کہتی تھی کہ کبھی ہمیں بھی یہ خوشی دیکھنے کو ملے گی، اور وہ مسکرا کر مجھے کہتا تھا کہ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ میں نے جتنا صبر کیا تھا ایک نہ ایک دن مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور میں خوش ہو جاتی تھی کہ ایک دن اس طرح سے میری ساس اور میری بڑی نند بازار خریداری کے لیے گئی تھی، جبکہ میری چھوٹی نند اپنی پڑھائی کے لیے کالج گئی ہوئی تھی۔ میرا شوہر اور میرا جیٹھ وہ دونوں گھر پر موجود نہیں تھے، وہ اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے، اور اس وقت میرے اور میری جیٹھانی کے علاوہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنی جیٹھانی کے کمرے میں اس سے کھانے کا پوچھنے کے لیے چلی گئی، کیونکہ میری ساس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کروں۔ یہی پوچھنے کے لیے جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس نے ایک لمبی لسٹ جاری کر دی۔ تو یہ روز کا کام تھا، وہ اپنے کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں منگواتی تھی اور بنواتی تھی، اور وہ ساری چیزیں مجھے بنانی پڑتی، اور میں ساری چیزیں سن کر باورچی خانے میں آ کر کام کرنے لگی، کیونکہ مجھے باقی گھر والوں کے لیے بھی کھانا تیار کرنا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی جب اچانک سے جیٹھانی کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں گری پڑی تھی، اور میں نے فوراً سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھایا، جبکہ وہ کافی تکلیف میں تھیں۔ میں نے فوراً سے اپنے شوہر کو فون کیا اور وہ گھر آ گئے۔ میری جیٹھانی کو اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ گرنے کی وجہ سے ان کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا تھا۔ یہ خبر تھام کر گھر والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جیسے سب لوگ گھر آئے تھے اور جیسے یہ بات میری جیٹھانی کو پتہ چلی تو اس نے پورا گھر رو رو کر سر پر اٹھا لیا۔ اتنے سالوں بعد تو اس کے من کی مراد پوری ہونے والی تھی، مگر اس سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ سب لوگ میری ساس کے کمرے میں موجود تھے اور میں بھی وہیں پر موجود تھی، جب اچانک سے جیسے ہی میری جیٹھانی کی نظر میرے اوپر گئی تو اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے مجھے نشانہ بنایا۔ اس نے کہا کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، پر میری نحوست کی وجہ سے ہی سب کچھ برباد ہوا ہے۔ میں نے نہ صرف اپنی خوشیاں اور اپنے شوہر کی خوشیاں برباد کی ہیں، بلکہ آج اس گھر کی خوشیاں بھی ان سے چھین لی ہیں، اور وہ مجھے بددعائیں دینے لگیں کہ میں کبھی خوش نہیں رہوں گی۔ میں اس طرح سے اس کا رویہ دیکھ کر ڈر گئی اور فوراً اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ غصے میں وہ میرے اوپر اس قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیں گی۔ اس کے ساتھ ہی میری بڑی نند نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ میری ساس نے اب تک مجھے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے، ایسی عورتیں تو گھر میں نہیں رکھی جاتی، وہ نحوست کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتی، اور خاص طور پر حاملہ عورتوں کو تو ایسی بانجھ عورتوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس نے بھی اس معاملے میں میری جیٹھانی کا ساتھ دیا، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میری نحوست ہی ان کی آنے والی خوشی کو نکل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری جیٹھانی نے میرے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا، کیونکہ اس وقت گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا کہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اس نے سب کے سامنے کہا کہ وہ خود سے نہیں گری تھی، بلکہ میں نے اسے جان بوجھ کر دھکا دیا تھا،
क्योंकि मैं इसकी खुशियों से जलती हूँ और वह इस घर को वारिस देने वाली थी। इसलिए मैंने इसके साथ ये सब कुछ किया है क्योंकि इस घर में इसकी मुझसे ज़्यादा अहमियत है और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने इसकी खुशी इससे छीन ली। मेरी जेठानी ने सब लोगों से यही कहा कि वो अब मुझे मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से निकाल देंगे, नहीं तो वो अपनी दोनों बेटियां लेकर यहाँ से चली जाए। मेरी सास ने जैसे ये बात सुनी थी तो फौरन इस कमरे से बाहर निकली। इस वक्त सज्जाद अपने किसी काम से बाहर गया हुआ था। मेरी सास ज़ोर ज़ोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी और मैं डर के मारे मज़ीद अपने आप में सिमट कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद इन्होंने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोल लिया और मुझे बालों से पकड़ते हुए वो घर के सहन में ले आईं। इन्होंने शाम के वक्त धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये कहा कि अब मैं वापस कभी लौट कर ना आऊँ, इनकी ज़िंदगियों से निकल जाऊँ, इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं रोती हुई वहीं पर बैठी रही, लेकिन मेरी सास ने मुझे ये कहा कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, यही सबके लिए बेहतर है। मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने भी अपनी चादर अपने गिर्द लपेटी और यहाँ से चल पड़ी। मेरा रुख रेलवे स्टेशन की तरफ था और मेरे मामू लाहौर रहते थे। मैंने यही सोचा था कि मैं कुछ वक्त के लिए मामू के घर चली जाती हूँ, इसके बाद सजाद को सारी बात बता दूंगी और घर वापस आ जाऊंगी। तब तक घर वालों का गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं रात के वक्त रेलवे स्टेशन पहुँच गई। वहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि हम लोग जिस शहर में रहते थे ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए लोग ज़्यादातर सफ़र करते थे और रात के वक्त यहाँ पर अक्सर सन्नाटा होता था। मैं एक बेंच पर बैठी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगी जब अचानक से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। पहले तो मैंने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब मुसलसल मुझे रेलवे स्टेशन के पीछे बनी जगह से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी तो मुझसे रहा ना गया। मैं फ़ौरन से अपनी जगह से उठी और मैंने वहाँ जाकर देखा तो एक सुर्ख रंग की चादर में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा लिपटा हुआ था जो कि रो रहा था। मैंने आगे बढ़कर इधर उधर देखा, वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। इस वीराने में, इतने अंधेरे में इस बच्चे को यहाँ किसने छोड़ा होगा। मैंने फ़ौरन से झुककर इसे अपनी गोद में ले लिया और आसपास देखने लगी कि कोई नज़र आ जाए। हो सकता है कोई इसका वारिस यहीं पर मौजूद हो, लेकिन इस तरह से कोई बच्चे को अकेला छोड़कर क्यों जाएगा, वो भी इस तरह की झाड़ियों में। यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ इस बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती थी। मैं इसे लेकर काफ़ी देर तो वहाँ खड़ी रही, लेकिन कोई ना आया। रेलवे स्टेशन पर भी मैंने हर जगह लोगों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन एक दो लोगों के अलावा मुझे कोई नज़र ना आया और इनसे भी इस बच्चे का कोई बच्चा इस में से किसी का नहीं था। कुछ समझ ना आया मुझे कि अब मैं क्या करूं। अब मैं इस तरह से इस बच्चे को लेकर लाहौर मामू के घर नहीं जा सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे घर वापस आना पड़ा। जब मैं घर वापस आई तो इस वक्त तक सज्जाद भी घर वापस आ गया था, जबकि मेरी सास ने छोटी कहानी बनाकर सज्जाद को सुना दी। इससे कहा कि मैं इनसे लड़ झगड़ कर खुद घर छोड़कर गई हूँ। जैसे ही मैं घर वापस आई और मेरी गोद में एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा बच्चा भी था, तो सब लोग मुझे वापस देखकर हैरान हो गए और इससे ज़्यादा हैरान इस छोटे से बच्चे को मेरी गोद में देखकर हुए थे। सजाद को मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं खुद नहीं गई थी, बल्कि इनकी माँ ने ज़बरदस्ती मुझे घर से निकाल दिया था। सजाद को इस बात पर बहुत गुस्सा था, लेकिन फ़िलहाल वो खामोश हो गया। जब इन्होंने मुझसे इस बच्चे के बारे में सारी कहानी सच सच बता दी तो मेरी सास ने भी मुझे बात का यकीन न किया और ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं किसी का बच्चा चोरी करके लाई हूँ। लेकिन सज्जाद को मेरी बात पर पूरा भरोसा था। इसने मुझसे ये कहा था कि मुझे वहाँ पर लोगों से पूछना चाहिए था। जब मैंने इसे बताया कि मैंने वहाँ मौजूद लोगों से पूछा था, लेकिन किसी को भी इसके वालिदैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और अब मैं इतनी रात में इतने अंधेरे में इसे वहाँ अकेला कैसे छोड़ देती। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई और मुझे घर में वापस देखकर मेरी जेठानी ने दोबारा से हंगामा शुरू कर दिया कि मैं इस घर में नहीं रह सकती और अब तो सज्जाद भी घर पर मौजूद था। सज्जाद ने सबसे कह दिया कि अगर मैं इस घर में नहीं रह सकती तो वो भी इस घर में नहीं रहेगा, हम सुबह होते ही घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बात सुननी थी कि मेरी सास डर गई और इन्होंने मेरी जेठानी को चुप रहने का कहा। हम लोग अपने कमरे में आ गए थे और मैं इस छोटे से बच्चे को चम्मच से दूध पिलाया था क्योंकि वो मुझे काफ़ी भूखा लग रहा था। इसके बाद वो गहरी नींद सो गया और वो बच्चा 6-7 माह का था और बहुत खूबसूरत था।
कोई भी इसे देखता तो देखता रह जाता। नीली आंखें, सफ़ेद रंगत और फूले फूले से मोटे मोटे गाल और इस तरह के मोटे मोटे से छोटे छोटे इसके हाथ और पाँव थे। वो छोटा सा बच्चा मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इसका नाम अब्दुल्ला रख लिया। मैंने इसे अपना बेटा बना लिया, जबकि मेरे शौहर सज्जाद का कहना था कि अगर कभी इसके वालिदैन को पता चल गया तो फिर हमें ये बच्चा इनके हवाले करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बच्चे को किसी की अमानत समझकर अपने पास रखूं और इससे ज़्यादा दिल ना लगाऊं। लेकिन ना चाहते हुए भी इस छोटे से बच्चे के साथ मेरा दिल लग गया था और मैं इसका सारा दिन ख्याल रखती, कामों से फारिग होकर इसके पास आती और इसके साथ खेलने लग जाती। अब मुझे घर में किसी की बातें भी बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा खिलौना मौजूद था। जबकि मेरी सास वो मुझे इस बच्चे के साथ देखकर मेरे शौहर से ये कहती थी कि जाने किसका बच्चा मैं उठाकर ले आई हूँ। वो इस बच्चे को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी, या तो हम लोग इसके वालिदैन को तलाश करके इनके हवाले करें या फिर इसको किसी यतीम खाने में छोड़ आएं। इस तरह से किसी और के बच्चे को मैं अपने घर में कभी नहीं रखूँगी और ये अपने बेटे की औलाद मानेंगी। कल को ये इनके घर का वारिस भी ना बन बैठेगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सजाद ने अपनी माँ को ये कहकर टाल दिया था कि वो इस बच्चे के वालिदैन को तलाश कर रहा है। जैसे इनके बारे में कुछ पता चलेगा तो वो बच्चा इनके हवाले कर देगा। इस वजह से मेरी सास थोड़ी सी खामोश थी। अब्दुल्ला को इस घर में आए हुए अभी 2 ही महीने गुजरे थे और मैं इसके साथ बहुत खुश रहने लगी थी कि एक दिन अचानक से एक औरत हमारे घर आई और अब्दुल्ला को देखने लगी। फ़ौरन इससे मुझे छीनने लगी, कहने लगी वो इसका बेटा है और ये 2 महीने पहले कोई औरत चुरा कर ले गई थी और अब वो अपने बेटे को लेकर जाएगी। और मैं सारी सूरत हाल से परेशान हो गई थी। मैं किसी सूरत भी अब्दुल्ला को इसके हवाले करने के लिए तैयार नहीं थी। जाने क्यों वो औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो झूठ बोल रही है, जबकि वो अब्दुल्ला को मुझसे छीनने की कोशिश करने लगी। अब्दुल्ला भी इसके पास जाता तो रोने लग जाता, लेकिन मेरी सास ने कहा कि क्योंकि वो इसकी माँ है और हम लोगों में ये बात पहले से तय थी कि जब इसके वालिदैन मिल जाएंगे तो वो मुझे बच्चा इनके हवाले करना होगा। जब सजाद को इन सारी बातों का इल्म हुआ तो इसने भी यही कहा कि मैं अब्दुल्ला को इसकी माँ के हवाले कर दूँ। मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं था, लेकिन इन सब घर वालों ने अब्दुल्ला को मुझसे लेकर इस औरत के हवाले कर दिया। जबकि वो इसके पास जाकर बहुत रोने लगा तो मेरी सास ने कहा क्योंकि 2 महीने गुजर गए इसलिए वो अपनी माँ को पहचान नहीं रहा था। वो औरत अब्दुल्ला को लेकर चली गई। मैं अपने कमरे में पूरा वक्त बैठकर रोती रही कि बड़ी मुश्किलों से तो मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशी मिली थी और वो भी मुझसे छिन गई थी, लेकिन सब्र करने के अलावा मैं क्या कर सकती थी। सज्जाद ने मुझे समझाया कि मुझे अब्दुल्ला के बगैर रहना होगा। वो जिसकी अमानत थी इसके पास पहुंच गई। हम अमानत में खयानत नहीं कर सकते और एक बच्चे को इसकी माँ से अलग कैसे रख सकते हैं। इस बात को समझते हुए मैं खामोश हो गई, लेकिन अगले दिन जो कुछ हुआ इसने तो हमें हैरान कर दिया। वो औरत चीखती हुई हमारे घर आई और इसने फ़ौरन से अब्दुल्ला को मेरे हवाले कर दिया। इसने कहा कि इसने झूठ बोला था, ये बच्चा इसका नहीं। इसने मेरी सास और बेन जेठानी के कहने पर यह सब कुछ किया था। इसे नहीं मालूम कि बच्चा किसका है। इसने कहा कि कल जब वो इस बच्चे को अपने साथ लेकर गई थी तो इसके बाद से इसके घर में बहुत अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात हुए, जिसकी वजह से वो बहुत डर गई थी और इसीलिए अगले ही दिन बच्चे को वापस छोड़ने के लिए आ गई। इसने कहा कि वो किसी की कीमत पर भी इस बच्चे को अपने साथ नहीं रखेगी, ये इसका बच्चा है। और ये बात सुनकर तो हम लोग हैरान हो गए, जबकि इसने अब्दुल्ला को मेरे हवाले कर दिया और अब्दुल्ला इस वक्त मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट देखकर मैं बहुत हैरान हुई, जैसे वो सारी बातें समझ रहा हो। और ये बात सुनकर मेरी सास ने, मेरी जेठानी ने जानबूझकर झूठ बोला था तो मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आया। इसने फैसला कर लिया था कि वो मुझे और अब्दुल्ला को लेकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मेरी सास ने मिन्नत समाजत करके रोक लिया और वो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए इन्होंने यही कहा कि वो इस बच्चे को कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएं। मेरी सास की बात मानते हुए हम लोगों ने इस घर को ना छोड़ा और यहीं पर रहने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने लगे और इस घर में सभी लोगों ने अब्दुल्ला को अपना लिया था, क्योंकि वो इतना ही प्यारा बच्चा था कि कोई भी इसे देखता तो इसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता था।
میری ساس نے بھی اسے لاڈ کرتی اور میری چھوٹی نند بھی اسے آ کر اٹھا لیتی۔ میں بہت خوش تھی کہ ان لوگوں نے اس بچے کو اپنا لیا تھا اور سب لوگ اسے میرا بیٹا سمجھتے تھے۔ میری زندگی میں جو ایک بہت بڑی کمی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کر دیا، اور میں اس بات پر بہت خوش تھی کہ اب میری ساس کا رویہ اور میری نندوں کا رویہ بھی میرے ساتھ بہتر تھا۔ وہیں پر میری جیٹھانی کا رویہ ابھی بھی ویسے کا ویسا تھا، کیونکہ اس کے کہنے پر مجھے گھر سے نہیں نکالا گیا تھا۔ اس وجہ سے اسے مجھ پر اور بھی غصہ تھا، مگر میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچا تھا۔ اب اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ اس بچے نے آ کر اس گھر میں اس کی بیٹیوں کی اہمیت کم کر دی ہے۔ وہ بیٹیاں جو کہ اس گھر کا خون تھی، اس پرائے بچے کی ان پہ زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، جس کے والدین کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کی اولاد ہے، مگر میری ساس اسے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتی۔ یہ کہتی کہ آج سے اس گھر کا بیٹا ہے۔ کچھ دن اس طرح سے گزرے تھے جب ایک دن میری جیٹھانی کا رویہ بہت اچھا تھا۔ اس دن عبداللہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اس کے پاس موجود تھی اور وہ رو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں رو رہا ہے۔ میری جیٹھانی فوراً سے اس کا فیڈر بنا کر میرے پاس لے آئی۔ اس نے کہا کہ میں اسے دودھ پلا دوں، ہو سکتا ہے کہ یہ چپ ہو جائے۔ میں حیران تھی کہ آج اسے میرے اور میرے بیٹے کا خیال کیسے آ گیا، مگر میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ لیا اور فیڈر اسے پلانے لگی، جبکہ وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ جیسے عبداللہ کا فیڈر ختم ہوا تو وہ سو گیا۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور سوچا کہ کچن میں جا کر تھوڑا بہت کام کر لوں۔ میری بڑی نند بھی آج گھر آئی ہوئی تھی۔ جیسے میں باورچی خانے میں جانے لگی تو راستے میں ہی اپنی جیٹھانی کی اور بڑی نند کی باتیں سن کر میں رک گئی۔ وہ دونوں میرے اور عبداللہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ جب میری جیٹھانی نے خوشی خوشی میری نند کو بتایا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اس نے عبداللہ کے فیڈر میں وہ زہر ڈال دیا تھا جو میری بڑی نند لے کر آئی تھی۔ اب نہ وہ بچہ رہے گا اور نہ ہی کوئی اس کی بیٹیوں پر اہمیت اس کو دے گا، اور اب جب دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر سے میں بے اولاد ہو جاؤں گی تو دوبارہ سے میری ساس کو اس بات کا احساس ہوگا اور وہ سجاد کو دوبارہ دوسری شادی کے لیے مجبور کریں گی۔ مجھے بڑی جیٹھانی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، جبکہ میری نند نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ کیسے بھی کر کے اپنی نند کی شادی سجاد سے کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سجاد سے محبت کرتی تھی، اور وہی میری بڑی نند کو اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس شادی کے لیے راضی کریں۔ پہلے تو اس کے پاس وجہ تھی کہ سجاد کی اولاد نہیں ہے، تو اپنی ماں کو کہہ کر سجاد کو دوسری شادی پر مجبور کرتی تھی، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمی بھی پوری کر دی تھی اور عبداللہ کی شکل میں ہمیں خوبصورت سا بیٹا مل گیا تھا۔ تو اب سجاد کو دوسری شادی کے لیے راضی کرنا ممکن نہیں تھا، وہ تو پہلے راضی نہیں تھا، اس لیے وہ عبداللہ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی تاکہ میں دوبارہ سے اکیلی ہو جاؤں اور ان کا راستہ صاف ہو جائے۔ ان کی بات سنتے ہی میرے دل کو جیسے کچھ ہوا۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آئی۔ میں نے عبداللہ کو پوری طرح سے جھنجھوڑا کہ وہ اٹھ گیا اور میری طرف دیکھنے لگا اور مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا، لیکن جیسے ان کی وہ باتیں میرے دماغ میں دوبارہ سے آئیں تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے سجاد کو فون کیا تاکہ اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جا سکوں۔ جانے ان لوگوں نے کس قسم کا زہر اسے دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دیر بعد اثر کرتا ہو۔ میں اسے گود میں لے کر بیٹھی تھی اور سجاد کا انتظار کر رہی تھی۔ سجاد جیسے گھر میں داخل ہوا تو میری جیٹھانی اپنے کمرے سے چیختی ہوئی باہر نکلی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سبھی لوگ گھبرا گئے۔ میں بھی بھاگ کر باہر آئی، جبکہ عبداللہ کو میں نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ میری جیٹھانی بھاگ کر سجاد کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹیاں ابھی تھوڑی دیر پہلے دودھ پی کر سوئی ہیں اور اب اٹھ نہیں رہی، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے۔ سجاد جلدی سے بھاگ کر وہاں گئے اور بچیوں کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں تھی۔ جلدی سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ انہیں بہت زہریلی قسم کا زہر دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں بچیاں زندہ نہیں بچی تھیں۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ مر چکی تھیں، اور یہ بات سنتے ہی سب کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی۔ اس دن ہمارے گھر میں قیامت کا سامان تھا۔ 2 معصوم بچیاں اپنی جان سے چلی گئی تھیں، اور یہ سب کچھ ان کی ماں کا کیا کرایا تھا۔ اس نے کسی اور کے بچے کی جان لینا چاہی تھی، لیکن قدرت نے اسے ایسا انجام دکھایا کہ اپنی دونوں بیٹیوں کو گنوا بیٹھی۔ پچھلی بار کی طرح اب کی بار بھی سارا الزام انہوں نے میرے اوپر لگانے کی کوشش کی، تو سب گھر والوں نے انہیں ٹوک دیا، اور میری جیٹھانی نے سب سے پہلے کہا کہ اس میں میرا ہی ہاتھ ہے۔ میں نے اس کی بچیوں کو دودھ میں زہر ملایا تھا اور مجھے اس گھر میں مزید برداشت نہیں کرے گی۔
जबकि अब की बार सज्जाद ने गुस्से से इनकी बात का जवाब दिया और ये कहा कि वो मुझे और अब्दुल्ला को लेकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन बार बार वो इस तरह के इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पिछले 5 सालों से इस घर में रह रही थी और आज से पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मुझे सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? जब सज्जाद ने मुझे और अब्दुल्ला को यहाँ से ले जाने की बात की तो मेरी सास फौरन से बोली थी कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मुझ पर भरोसा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इन लोगों का भी अब्दुल्ला के साथ इतना दिल लग चुका था कि वो इसके दूर जाने से घबरा जाती थी, इसलिए इन्होंने हमें जाने से रोक लिया और मुझे इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैंने तो जेठानी की दुख और तकलीफ को समझते हुए मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया कि मैंने अपनी जेठानी और नंद की बातें सुनी थी और ये सब कुछ इन्हीं का किया कराया था। मगर मैं खामोश रही और इसके बाद के हालात कुछ बेहतर होने लगे और मेरी जेठानी अपनी 2 बेटियों को खोने के बाद अब बिल्कुल चुप रहने लगी थी। मैं इसका बहुत ख्याल रखती थी और इसे यही तसल्ली देती थी कि वो अल्लाह की अमानत थी, इसके पास वापस चली गई। ऐसे दुख के मौके पर इन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हौसले से काम लेना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझने लगी थी कि मैं इनका बुरा नहीं चाहती। 2 महीने गुजरे थे जब एक दिन सब घर वालों को एक शादी में जाना था। सब लोगों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन अचानक से मेरी जेठानी की तबीयत खराब हो गई। इसने कहा कि वो घर पर रहेगी और जब ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके पास घर में रुक जाती हूँ। इस तरह से वो अकेली घर में रहेंगी और मैं भी शादी में जाने से इनकार कर दिया और यही सोचा कि मैं और अब्दुल्ला घर में रहेंगे। वैसे भी सर्दी का मौसम तो मैं छोटे से बच्चे को लेकर कैसे जाती। सब लोग घर से चले गए। जब मैं अपनी जेठानी को खाना वगैरह देकर आई तो अब्दुल्ला को मैंने सुला दिया और ख़ुद भी सोने के लिए लेटी थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया और खिड़की से किसी ने कमरे में आग लगा दी और मैं देख रही थी कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि मेरी जेठानी ने किया था। मैंने फ़ौरन से अब्दुल्ला को उठाया और अपने साथ लगा लिया। पूरे कमरे में हर तरफ आग फैली हुई थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोनों इस कमरे से जिंदा निकल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को बचाना चाहती थी और मैंने पूरी तरह से इसे छुपा लिया था कि आग इस जग तक ना पहुंच सके, लेकिन आग आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल रही थी। मैंने अपनी जेठानी को बहुत आवाज़ें दी, बहुत मिन्नतें की कि वो इस तरह से ना करें, कम से कम इस बच्चे को इस कमरे से निकाल दें। इसने मुझसे बदला लेना है तो चाहे मुझे जिंदा जला दे, मगर इस बच्चे की जान बचा ले। लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो औरत बदले की आग में इस कदर आगे निकल जाएगी कि 2 लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले कि हम दोनों माँ बेटा इस कमरे में जाकर मर जाते, अचानक से कमरे की आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई थी और वो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही कमरे में मौजूद थी जैसे कि पहले थी। ये सब कुछ किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। मैं देखकर हैरान थी कि कैसे मुमकिन था। अचानक एक औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब इस औरत ने मुझसे कहा कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस औरत ने कहा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी जिनजादी है और ये अब्दुल्ला जिसे मैं अपना बेटा समझकर पाल रही हूँ, ये इसी का बेटा है। इस जिनजाती ने मुझे बताया कि अब्दुल्ला जिसका बेटा है वो कोई काफ का शहजादा है, लेकिन वहाँ पर इसकी जान को खतरा था। इस चुड़ैल इसके पीछे पड़ी हुई थी और इसको नुकसान से बचाना चाहती थी, इसलिए इसे महफूज करने के लिए वो इस इंसानों की दुनिया में छोड़कर चली गई। इसलिए कोई भी रेलवे स्टेशन पर इसको छोड़कर गया और कोई भला इंसान आकर इसे यहाँ से ले जाएगा। जब मैं वहाँ गई और मैंने इसे अपनी गोद में ले लिया और इसे घर ले आई, यहाँ पर भी मैंने इसे अपना बेटा बनाकर रखा था और इसका बहुत ख्याल रखा। इस जिनजादी का कहना था कि वो हर रोज़ छुप छुप कर अपने बेटे को देखती थी और बहुत खुश होती थी कि मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन अब क्योंकि वो 1 साल से ऊपर हो चुका है, इसलिए इसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। इसकी जान को ख़तरा तब था जब वो 1 साल का नहीं हुआ था, इसलिए इसे वापस लेने के लिए आई है। और इसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि वो मेरे बेटे को मुझसे ले जाएगी, लेकिन मैंने सज्जाद से वादा किया था कि जिस दिन इसके वालिदैन मुझे मिल जाएंगे तो मैं इनके वालिदैन के हवाले से कर दूंगी। वो जो औरत झूठ बोलकर इसे मुझसे लेकर गई थी, इसे भी इस जिनजादी ने डराया था, इसलिए तो अगले दिन वो अब्दुल्ला को मुझसे वापस कर गई थी, क्योंकि वो जिनजादी भी यही चाहती थी कि इसके बेटे की परवरिश मैं करूं। और अब मेरा काम ख़त्म हुआ था और वो एक जिनजादा था और मैं चाह कर भी इसे अपने पास नहीं रख सकती थी। इसे अपनी दुनिया में वापस जाना ही था और मैंने खामोशी से अब्दुल्ला को इनके हवाले कर दिया।
کیونکہ اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی تھی، اور ویسے بھی اس گھر میں وہ محفوظ نہیں تھا۔ جو کچھ آج ہوا تھا ایسا بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس جن زادی نے عبداللہ کو میرے ہاتھوں سے لیا اور جانے سے پہلے اس نے ایک کڑا میرے ہاتھ میں پہنا دیا۔ یہ کہا کہ یہ کڑا ہمیشہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے جب بھی ان کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ اس جن زادی نے مجھے کہا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میری اپنی اولاد ہوگی اور اس بیٹے کے بدلے مجھے 2 جڑواں بیٹے ملیں گے اور میں خوش ہو جاؤں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی میرا شکریہ ادا کر کے چلی گئی، جبکہ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ جب سب لوگ واپس آئے تو میں نے سجاد کو کچھ نہ بتایا۔ جب اس نے عبداللہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے سارے گھر والوں کو حقیقت بتا دی، لیکن کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن یہی سچ تھا کہ میری جیٹھانی نے جو کچھ کیا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا۔ میری زندگی کی واحد خوشی تھی کہ ہم سے دور ہو گئی۔ اس کے بعد سے میں پریشان رہنے لگی اور پھر تھوڑے دنوں بعد اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں اور اس جنزادی کی کہی بات سچ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے 2 جڑواں بچے ہیں۔ اس بات نے تو گھر میں خوشی کا ماحول بنا دیا۔ میری ساس جو کل تک مجھے تانے دیتی تھی آج میرے وارے نیارے جانے لگی۔ اپنی جیٹھانی پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ جو کچھ وہ پہلے میرے ساتھ کرتی آئی تھی، اس لیے میں ہر وقت اس بات کو لے کر پریشان رہتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد اس کی طرف سے بھی ہمیں ایک اچھی خبر سننے کو ملی تھی اور وہ بھی حاملہ تھی۔ میری ساس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ ان کے گھر میں 2 خوشیاں آنے والی تھی۔ وقت اس طرح سے گزرتا گیا اور پھر ایک دن جب میں کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر گئی اور میری جیٹھانی بھی میرے پیچھے آ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ آج بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے تو میں ہر بار بچ جاتی تھی لیکن اس بار نہیں بچوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا، لیکن یہ کیا، میں تو وہیں پر کھڑی تھی، ایسے جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بچا لیا ہو، جبکہ میری جیٹھانی خود سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ سب لوگ آواز سن کر بھاگ کر چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی لوگ حیران تھے۔ جب ہسپتال میں لے جایا گیا، اس بار بھی میری جیٹھانی کی خوشی اس کی زندگی میں آنے سے پہلے اس سے جدا ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے خود کیا تھا۔ آخرکار اس نے اپنی غلطی مان لی اور اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا یہ سب اسی کا کیا کرایا تھا۔ حسد اور جلن میں اس نے اپنا نقصان کیا تھا اور اپنی بیٹیوں کی جان بھی لے لی تھی اور اپنے 2 بچوں کو بھی گنوا دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ حسد انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اور آخرکار اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی اور میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن گھر میں اسے کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر میرے کہنے پر دوبارہ پھر اسے گھر میں رہنے کا موقع دے دیا گیا۔ میرے 2 جڑواں بیٹے ہوئے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ میری جیٹھانی بھی اب بدل گئی تھی اور وہ بھی میرے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی، اس لیے میں نے اپنا ایک بیٹا بھی اپنی جیٹھانی کو دے دیا، اور اس بات سے سب گھر والے خوش ہو گئے تھے اور سب لوگوں نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی تھی۔ جو آج تک مجھے باتیں سناتے آئے تھے، مجھے برا بھلا کہتے آئے تھے، جبکہ میں نے پھر بھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا اور دوبارہ سے سب لوگوں کو اپنی زندگی میں خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ہم لوگ اپنی زندگی میں خوش رہنے لگے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو خیال رکھتے تھے۔ اب کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا، کیونکہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ نفرت کی آگ میں اگر انسان چلتا ہے تو اس میں اپنا نقصان کرتا ہے، جیسا کہ میری جیٹھانی نے نفرت کی آگ میں اپنا سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔